जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। 2024 के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 5696 पोस्टों के लिए। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ओपनिंग डेट की बात करेंगे तो 20 जनवरी 2024 से इसका ओपनिंग हो जाएगा। क्लोजिंग डेट की बात करेंगे तो 19 फरवरी 2024 तक इसका करेक्शन हो, मतलब इसका क्लोजिंग डेट होगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे लिखा गया है कि डेट फॉर मॉडिफिकेशंस, विंडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। मॉडिफिकेशन फीस 250 रुपये है, 250 रुपये। इसके साथ में 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आपका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए लेवल सेकंड के बेस में है। 1 जुलाई 2024 के बेस में मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी? 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। टोटल वैकेंसी कितना है? 5696, 5696 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आगे बात करने वाला हूँ, ऐसा है नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन भी इनके द्वारा दिया गया। थोड़ा सा अगर आपके पास में टाइम है, 26 पेज के अंतर्गत PDF प्रोवाइड किया। ठीक है, मैं इंपोर्टेंट पॉइंटों को लेके चल रहा हूं ताकि वीडियो भी लेंदी हो, आपको कोई कंफ्यूजन इसके अंतर्गत ना हो। फिजिकल फिट होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट्स बेस के अंतर्गत पे। डिस्टेंस विजन 6x6 होना चाहिए, 6x6 विजन विदाउट एनी ग्लास बेस के अंतर्गत पे। फॉग टेस्ट आपका फॉगिंग टेस्ट इसके अंदर होगा। उसके बाद में नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास बेस में। और मस्ट पासिंग टेस्ट होंगे आपके इसके अंतर्गत पे। कलर विजन होगा बहुत सारा इसके अंतर्गत पे, फील्ड ऑफ विजन बेस के अंतर्गत पे होगा, नाइट विजन एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे बहुत सारे होंगे। ये टेस्ट आपको भी इसके अंतर्गत पे ध्यान में रखना। अगर उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है तो www हो गया indianrailway.gov.in पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, indianrailway.gov.in पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेशनलिटी और सिटीजनशिप का गया, जैसे इंडियन हो गया, नेपाल हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और सिटीजन ऑफ भूटान। और उसके बाद में तिब्बतन रिफ्यूजी हो गया 119062 बेस के अंतर्गत तो जो परमानेंटली रूप से अब इंडिया में रहते हैं। और अदर बेस के अंतर्गत पे पाकिस्तानी रिफ्यूजी वर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज बेस के अंतर्गत पे केन्या, युगांडा एटसेट्रा बहुत सारे, रिपब्लिक ऑफ तंजानिया जैसे जाम्बिया हो गया, मालावी हो गया, जेरे हो गया, और ईस्टर्न इथोपिया बेस के अंतर्गत में हो गया, वियतनाम एटसेट्रा जो भी यहाँ से इंक्लूड हो जाते हैं तो रिफ्यूजी है तो उनकी वो इसके लिए एलिजिबल है। देखिए 1 जुलाई 2023 में आपका मिनिमम 1 जुलाई 2024 में आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन जैसे कि मिलना है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिलियर बेस में 3 इयर्स का। एक्स सर्विसमैन हो गया यहाँ पर जैसे कि लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ्स सर्विस आफ्टर बेस के अंतर्गत पर अटेंशन की बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन हो गया। एक्स सर्विसमैन जैसे अनरिजर्व हो गया ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल। जैसे एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 इयर्स बेस में है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी, एनसीएल के 6 इयर्स के लिए। और एक्स सर्विसमैन हो गया एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 इयर्स का यहाँ पर एज लिमिट में छूट मिल रही है। फोर्थ नंबर की जैसे कि यहाँ पर बात कही गई है कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप सी और ग्रुप डी बेस के अंतर्गत पे, जैसे उसने 3 इयर्स से कंप्लीट कर लिया तो अनरिजर्व को 40 इयर्स एज इतना होना चाहिए, उससे वैलिड है। ओबीसी में 43 और एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स के लिए। और 5 नंबर की बात कही गई है, अगर बात करेंगे तो कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन द क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव्स, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट बेस के अंतर्गत तो अप टू 5 इयर्स बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे छूट मिलनी है। 6 नंबर की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो बेस के अंतर्गत पे, डाइवोर्स बेस के अंतर्गत पे, जुडिशियली इसके अंतर्गत पे, सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड्स बेस के अंतर्गत पे बट नॉट द रीमैरिड बेस के अंतर्गत पे अगर नहीं है तो उनके लिए जैसे अनरिजर्व बेस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बेस में इंक्लूड हो जाता है 35 ईयर है, ओबीसी के लिए 38 ईयर और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ईयर के शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पर छूट दी जाएगी। और एटसेट्रा यहाँ पर जैसे कि 7 नंबर का दिया गया है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट बेस के अंतर्गत पे, अप्रेंटिस जो अप्लाइंग करते हैं इसके अंतर्गत, जैसे आईटीआई बेस के अंतर्गत जैसे अप्रेंटिस है तो इसका भी थोड़ा सा एक्ट 1961 के बेस के अंतर्गत पे लिया जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेबल बेस की बात कही गई। 8 नंबर की बात करेंगे कैंडिडेट हु बिकम कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अंडर दी अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर अटेंडिंग बेस की बात कही गई है यहाँ पे। द एज ऑफ 25 ईयर्स में अनरिजर्व जब उसने अटेंड किया है इस चीज़ के लिए। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 38 और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 ईयर्स यहाँ पर हो जाता है। ठीक है,
देखिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 साल और मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो अपर लिमिट यहाँ पर बात कही गई है, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब आपके ऊपर होनी चाहिए 2/7/1994। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994 के बाद होना चाहिए। ओबीसी के लिए 2/7/1991 के बाद होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2/7/1987 के बाद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कही गई है कि लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो ऑल कैंडिडेट के लिए 1 जुलाई 2006 मिनिमम ये चीज़ है, लोअर एज लिमिट जो इसके अंतर्गत पे। ठीक है, अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट का आपने देख लिया होगा, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कैटेगरी वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जैसे कि सेकेंड नंबर में यहाँ पर कहा गया कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव दी प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के बेस के अंतर्गत। तो अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ। आपका जो ये है तो आपका कंप्लीट कोर्स होना चाहिए, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं होंगे। CBS में जैसे कि कहा गया आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगा गया 19 फरवरी 2024 तक। सी ऑप्शन जैसे कि कहा गया कि दोज वेटिंग रिजल्ट ऑफ दियर फाइनल एग्जामिनेशंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशंस एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे शुड नॉट अप्लाई। जो यहाँ पर अगर वेटिंग बेस में अगर आप चल रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए जैसे कि फॉर्म फीस है 500 रुपये है यहाँ पर, और जिसमें कि आपका क्या है कि 500 रुपये में है और अमाउंट बेस के अंतर्गत तो 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो बैंक अकाउंट है IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है उसको सावधानीपूर्वक बैंक डिटेल सावधानीपूर्वक भरिएगा जब वहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो 500 रुपये तो जिसमें से आपका 400 रुपये तो इसमें रिटर्न हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन और फीमेल बेस के अंतर्गत पे कैंडिडेट है तो इनके लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। तो आपका फॉर्म फीस 250 रुपये रिटर्न हो जाएगा। और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 400 रुपये आपका रिटर्न होना है। ठीक है, और इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ आपके फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट कोई मैं बात करने वाला नहीं तो, और ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन भी आप देख लीजिएगा। जैसे शॉर्ट मैंने बात कर ली यहाँ पर किस चीज़ के लिए क्या है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम होना है आपका, अगर बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। सेकेंड स्टेज में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है CBT। फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको CBAT जिसको कहा जाता है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। फिर उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, ME जिसको शॉर्ट में कहा जाएगा। फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन SMS और ईमेल के जरिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आपको इसके लिए सावधानी पूर्वक ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं सिलेबस अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और जैसे कि यहाँ पर ड्यूरेशन क्या है कि 60 मिनट के अंतर्गत पे टाइम दिया जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 75 क्वेश्चन होगा, 1/3 मार्क्स इसके अंतर्गत पे कट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी बेस के अंतर्गत पे पूछा जाएगा और जनरल साइंस से पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से। मैं अगले वीडियो में आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, अभी बस इसमें देख लेते हैं शॉर्ट। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसके अंतर्गत पे क्रिएट ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो अलग अलग कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर जोन दिया गया है, अहमदाबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया और गोरखपुर हो गया, अजमेर और बिलासपुर हो गया, जम्मू एंड श्रीनगर, मुजफ्फरपुर हो गया। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एटसेट्रा आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा है, जैसे बेंगलुरु हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता हो गया, पटना हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई हो गया, इसके अंतर्गत पे मालदा हो गया और उसके बाद में प्रयागराज हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया। तो इसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा आपका जो भी जोन से बेस वाले पे ऑफिशियल वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये चीज़ निकल के आ रहा है। और उसके बाद में आपका मॉडिफिकेशन के अंतर्गत पे 250 रुपये फॉर्म फीस कटना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये चीज़ देखिए मॉडिफिकेशन के लिए। आगे देखते हैं उसके बाद में जैसे कि क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शॉर्ट की में दिया गया कि क्या चीज़ आपके लिए होना है। तो वो चीज़ को भी आपको साथ में नोट डाउन करके लेके चलना है। जैसे कि यहाँ पे वैकेंसी जो चीज़ें बटा ना सारे कैटेगरी के लिए, जैसे अहमदाबाद के अंतर्गत पे कितनी है और उसके बाद में अजमेर में कितनी है और बेंगलुरु बेस के अंतर्गत पे कितना है, भोपाल के अंतर्गत पे कितना है। तो जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी बटा हुआ, टोटल वैकेंसी किस कैटेगरी के अंतर्गत पे, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे दिया गया है। एक बार बाद में कर ही लेता हूँ। ठीक है, अहमदाबाद के अंतर्गत पे टोटल 238 पोस्ट है और उसके बाद अजमेर के अंतर्गत 228 पोस्ट है और इसके अंतर्गत पे बेंगलुरु के अंतर्गत 473 पोस्ट है। भोपाल के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है, कैटेगरी 219 और 65 पोस्ट है। ठीक है, और उसके बाद में भुवनेश्वर के अंतर्गत पे 200 पोस्ट हो गया, बिलासपुर के अंतर्गत पे 124 पोस्ट है, चंडीगढ़ के अंतर्गत पे बिलासपुर के अंतर्गत पे 124 और 1192 पोस्ट है, चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 66 पोस्ट है, चेन्नई के अंतर्गत पे 148 पोस्ट होगी, गोरखपुर के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो 43
पोस्ट है। और गुवाहाटी के अंतर्गत की बात करेंगे तो 62 पोस्ट है। जम्मू और श्रीनगर में 39 पोस्ट है। और कोलकाता में देखिए, कोलकाता के अंतर्गत पे 254 और 91 पोस्ट यहाँ पर है। और मालदा के अंतर्गत की बात करेंगे तो मालदा के अंतर्गत पे 161 और 56 पोस्ट है। मुंबई के अंतर्गत पे 26 और 110 पोस्ट है यहाँ पे। और मुजफ्फरपुर के अंतर्गत पे 38 पोस्ट होगी। पटना के अंतर्गत पे 38 पोस्ट है। प्रयागराज के अंतर्गत की बात करेंगे तो प्रयागराज के अंतर्गत पे कितनी है, 241 और 45 पोस्ट है इसके अंतर्गत। देखिए उसके बाद में रांची के अंतर्गत पे 153 पोस्ट हैं। और इसके सिकंदराबाद के अंतर्गत की बात करेंगे तो 199 और 559 पोस्ट हैं इस डिवीज़न बेस में। सिलीगुड़ी के अंतर्गत पे 67 पोस्ट है। और तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे कितनी है, 70 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी बटा टोटल कितनी है, 5696, 5696 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ये फॉर्म पे उस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ है जैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या चीज़ें क्वालिफिकेशन था, वो चीज़ हमने बात नहीं करी, कहीं ऊपर छूट गया होगा, वो चीज़ भी देख लेते हैं साथ साथ में कि इंपॉर्टेंट किस कैटेगरी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस ट्रेड के बेस के अंतर्गत पे क्या चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये छूट गया था ना हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट की बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग के लिए ट्रेड के लिए अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट है इस बेस में आपका इलेक्ट्रीशियन बेस के अंतर्गत तो आपका होना चाहिए। जैसे कि लिखा गया है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स भी होना चाहिए और वायरमैन हो गया। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आर्मेचर होना चाहिए एंड कोल विंडर्स और रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स बेस इंक्लूड होना चाहिए। सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स बेस के अंतर्गत में मैकेनिक्स बेस इंक्लूड हो जा रहा है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर है देखिए, फीटर के लिए हो गया मैकेनिस्ट बेस के अंतर्गत पे, जैसे मोटर मैकेनिकल होना चाहिए या इसके अंतर्गत व्हीकल्स बेस के अंतर्गत पे, और ट्रैक्टर से मैकेनिक्स, और इसके अंतर्गत पे डीजल मैकेनिक हो गया और टर्नर हो गया, और मशीनिस्ट बेस के अंतर्गत पे, और रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और हेड इंजीनियरिंग से हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी आपको देखना है। और मालवेयरिंग बेस के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, और मशीनिस्ट बेस के अंतर्गत पे, और साथ में मैकेनिक इसके साथ में इंक्लूड हो जा रहा है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिक्स हो गया, जैसे मोटर और व्हीकल से हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिकल हो गया, मैकेनिक्स इसके अंतर्गत पे डीजल हो गया, हेड इंजीनियरिंग से हो गया, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स इसके साथ साथ में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। क्वालिफिकेशन अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 जो क्राइटेरिया बटा है इसके अंतर्गत तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी है, आपकी स्टेट से आईटीआई या ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ हमने इंक्लूड कर दिया थी। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी के द्वारा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, तो इंपॉर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, सबसे पहले हमने इसके अंतर्गत पे बात करी, कितना फॉर्म फीस है, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, किस कैटेगरी के लिए एज लिमिट क्या है, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए, और कौन से डिवीजन से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका डिवीजन कौन कौन सा है, एटसेट्रा जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अगर बात करेंगे तो हमने क्या करा, सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत पे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो यहाँ पे 5696 पोस्टों के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।